नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान कुछ सीखना चाहे तो वो अपनी गलतियों से सीखे। तो आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपने जो गलतियाँ पिछले एग्जामों में किया है वैसी गलती इस एग्ज़ाम में ना होने पाई। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस एडिटेरिया का प्रैक्टिस नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, समय का ध्यान रखते हुए हम लोग 2 घंटे की इस प्रैक्टिस सेट को जितने भी कम समय में इसको किया जा सकता है किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तथा साथ ही ध्यान रखिएगा, किसी क्वेश्चन के अगर डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल नहीं, केवल उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, ये डुप्ले था। डुप्ले ने प्रथम ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। तथा साथ ही आप दोस्तों ध्यान रखिए, एक युद्ध और पूछा जाता है जो 1757 का युद्ध होता है, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तथा ये आप इसको मैं कई बार इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि ये लड़ाई उस समय की बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी समय से दोस्तों ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी, आप अगर देखेंगे तो याद रखिएगा। ये जो युद्ध हुआ था 1757, जिसे प्लासी के नाम से जानते हैं, ये हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तथा सिराजुद्दौला की हार इस वजह से हुई थी कि उनको मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया था। तो आप ये युद्ध याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुवार विद्रोह कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये है कि चुवार विद्रोह कब हुआ था। ये 1766 का समय था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, 1766 में चुवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। तो दोस्तों, द्वैध, ये जब पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता, तो आप लियोनस कार्टिस का नाम याद रखिएगा। लियोनस कार्टिस, इधर द्वैध शासन का क्या कहा जाता है। तथा साथ ही ऑप्शन में डुप्ले के बारे में बात कर चुके हैं। ये वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड क्लाइव के बारे में आपसे बात की है कि 1757 का युद्ध में, या जिसे हम लोग प्लासी का युद्ध जानते हैं, यही जीता था। और वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको पता होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो उसका नाम वारेन हेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये जो महार आंदोलन है दोस्तों, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो नेतृत्व है वो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। महार आंदोलन आप याद रखिएगा, ये आपने अभी नया क्वेश्चन देखा होगा, महार आंदोलन का नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट, इसमें महात्मा गांधी के बारे में कई बार हम लोगों ने बात किया तो आप इनके बारे में पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा गीता रहस्य किसने लिखा था। दोस्तों, गीता रहस्य हुआ, केसरी और मराठा पत्रिका हुआ, इन सभी को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता रहस्य, केसरी और मराठा पत्रिका, तीनों के बारे में याद रखिएगा। तथा साथ ही में बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिएगा कि ये ऐसे नेता था जिनको जो है कभी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने को नहीं दिया गया था। अर्थात ये ऐसे थे जिनको तिलक कभी नहीं लगा। आप याद रखिएगा, तिलक को तिलक अध्यक्षता वाला कभी नहीं लगा, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में कि विधान चंद्र राय, इन्हें दोस्तों बीसी राय के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि बीसी राय पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है, और बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तथा चिकित्सक दिवस आपसे पूछा जाता है कौन सी तिथि को मनाई जाती है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये 1927 का समय था जब ये इसका गठन किया। 1927 के बारे में आप जानिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था तथा वो 28 में भारत आया था। इस डेट को याद रखिए। 1916 के बारे में आपको पता होगा, लखनऊ समझौता, जब नरम दल और गरम दल एक हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति अध्यक्ष पद के लिए चुने गए जो एकमात्र व्यक्ति थे वो थे दोस्तों हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। और मौलाना अबुल कलाम के बारे में याद रखिए। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो मौलाना अबुल कलाम जी। तथा ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप जानते होंगे, पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपसे पूछ रहा है कि किसकी राय थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कह रहा है कि केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डफरीन, इसका आंसर डफरीन होगा। तथा डफरीन ने मजाक बनाया था। एक क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में आप देखा कि पूछा था कि एक लाइन बोली गई थी जिसमें कहा गया था ये लाइन बोल के कौन कांग्रेस का मजाक बनाया था। तो दोस्तों, ये डफरीन था जो सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का मजाक बनाया था।
आप ध्यान दीजिएगा। तथा लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता होगा, मैंने कहा था जन जन ने आक्रोश दिखाया था। कब दिखाया था? स्वदेशी आंदोलन 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो चूंकि कर्जन और कैनिंग में आपको जो है कन्फ्यूजन होता है, तो कर्जन में मतलब याद रखिए 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो जन जन ने उसमें जो है दोस्तों बिल्कुल आक्रोशित हो गए थे, यानी विरोध किया था। और बात करें जब कैनिंग की, तो वो आप याद रखेंगे कैनिंग के समय में दोस्तों क्या हुआ था, 1857 की क्रांति, जिसे दोस्तों सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ये कैनिंग इस समय थे, कर्जन बंगाल विभाजन के समय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। दोस्तों ये जो पत्रिका है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका है। सोम प्रकाश बहुत ही प्रचलित पत्रिका है और कई बार पूछी गई है। चलिए आइए थोड़ा सा दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तथा इनकी प्रसिद्ध जो एक पुस्तक है पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की ही रचना है। तथा एक नारा भी पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो है ये किसने नारा दिया था? वो भी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। ये सारी बातें इनके बारे में आप याद रखिए। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। विवेकानंद जी के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 आप याद रखिएगा, 1997 में। ये जो है शिकागो की यात्रा दोस्तों कब किए थे आपको याद होगा। शिकागो की यात्रा आप बताइएगा जब ये गए थे, क्या कहते हैं, शिकागो में, और वहाँ भारत का जो है बहुत ही ज़्यादा नाम किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सोम प्रकाश स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब भी आपसे बात करेगा तो आप याद रखिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना तथा शिकागो न्यूयॉर्क में गए थे। चलिए 10 नंबर देखिएगा, करा द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ये जो इंडियन नेशन समाचार पत्र था, ध्यान से देखिएगा, इंडियन नेशन की बात कर रहा है। ये इंडियन नेशन समाचार पत्रिका एक महाराजा कामेश्वर सिंह नाम थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में हैं भी महाराजा कामेश्वर सिंह। इन्होंने इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की थी। चलिए जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप इनको याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये दोस्तों इनका संबंध बिहार से है। तो इंडिया डिवाइडेड इनकी पत्रिका है, आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड। और तथा साथ ही ध्यान दीजिए भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और ये 1939 में, ध्यान दीजिएगा 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस की अध्यक्षता, तो उसके बाद इनको जो है कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर ये है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो दोस्तों ये लॉर्ड लिन लिथिगो थे, लॉर्ड लिन लिथिगो। इनके बारे में इनको लोग जैसे इसको याद कैसे करेंगे तो आपको पता होगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन समय पूछा जाता है कि कौन थे, तो उस समय भी लॉर्ड लिन लिथिगो ही थे। तो आप याद रखिए, सबने कहा कि गो अंग्रेज गो, तो आप ऐसे याद रखिएगा, सबने कहा कि जाने के लिए। और साथ ही याद रखिए ये सबसे ज़्यादा समय तक थे, तो इनको भी कहा गो तुम भी जाओ। ऐसे आप याद रखिएगा कि लॉर्ड लिन लिथिगो 1942 पूछे तो, या आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले वायसराय, तो आप लॉर्ड लिन लिथिगो को याद रखिएगा। वर्नाकुलर अगर प्रेस एक्ट पूछा है दोस्तों किसने किया था, तो वो लॉर्ड लिटन का नाम आप याद रखिएगा। तथा लॉर्ड मेयो के बारे में याद रखिएगा कि पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? आपसे पूछ रहा है कि खिलाफत आंदोलन से कौन जुड़े थे। दोस्तों मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास, ये तीनों जो है दोस्तों खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, यानी इसका आंसर होगा डी। 13 नंबर देखिए, कह रहा आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। युगांतर आश्रम क्या था आधुनिक भारत में? दोस्तों जो आधुनिक भारत में जो युगांतर आश्रम है उस समय गदर पार्टी का मुख्यालय होता था, यानी गदर पार्टी के मुख्यालय को युगांतर आश्रम कहा जाता है। साथ ही याद रखिए कि जब भी आपसे गदर पार्टी की स्थापना पूछे तो आप याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तथा स्थापना करने वाले थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना, इन दो नाम को आप याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों कहाँ पे गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। चलिए 14 नंबर पे आप आइए, कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। कब वापस ले लिया गया? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था आपको पता है 1930 में, यानी साबरमती से दांडी यात्रा जब उन्होंने जो है दोस्तों कब किया था, 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन की यात्रा उन्होंने शुरू किया था 78 अपने अनुयायियों के साथ। गांधी जी के बारे में ध्यान दीजिए, 24 दिन की यात्रा 78 लोगों के साथ उन्होंने साबरमती से दांडी के लिए शुरू की थी, जिसे नमक आंदोलन के रूप में भी हम जाने थे। तो इसका जो है दोस्तों इन्होंने गांधी जी इसको वापस लिया था 1934 में। ध्यान 1934 में ये आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा,
कर अब आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास घटनाओं का सही क्रम, आपसे क्रम पूछ रहा है कि सबसे मतलब आपको एक क्रम से इसको लगाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है डी। डी इसलिए दोस्तों कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आप देख रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट वो 1784 में आया था। ये आया था आपका 1784 में, ध्यान दीजिएगा, ये 1784 में आया था। अब जब बात करें आपसे हड़प नीति की, तो दोस्तों हड़प नीति आपको पता होगा, डलहौजी के हड़प नीति ये आपका हुआ था, ये 1856 के करीब डलहौजी ने हड़प नीति लगाया था 1856 में। तथा अब एक आता लाहौर संधि और सहायक संधि। जब बात हम करेंगे सहायक संधि तो वो 1805 के करीब हुआ था, 1805। और जब बात करें आपसे सहायक संधि, तो सहायक संधि और लाहौर की संधि, दोस्तों लाहौर की संधि तो 1846 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ये लाहौर संधि 46 में हुई थी और आपकी सहायक संधि हुई थी 1805, ध्यान देखिए। इस प्रकार देखिए सबसे नंबर पर यानी 4 यानी 1984 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। सेकंड नंबर पर आप सहायक संधि 1805 याद रखिए। इससे बड़ा देखिए कौन सा डेट होता है दोस्तों, लाहौर की संधि यानी थर्ड। और सबसे पहले हड़प नीति यानी सबसे बाद में 1856 में हड़प नीति हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यह है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों आपको पता होगा कि घनानंद की जो है हत्या करने या घनानंद से दोस्तों घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की जोड़ी ने माने कि घनानंद यानी नंद वंश का जो है खत्म करके नंद वंश को इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तथा क्वेश्चन बोलता है एक बिंदुसार और एक है आपके बिंबिसार। तो दोस्तों आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त जो मौर्य का पुत्र था वो बिंदुसार था, न कि बिंबिसार। और जब बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे, यानी इनके जो पुत्र थे वो थे अशोक। तो इन तीनों कड़ी को आप याद रखिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की घनानंद को हरा के। उसके बाद इनके पुत्र हुए दोस्तों बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक जिन्होंने अपने 99 भाइयों के मार कर जो है राजगद्दी ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। करा बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता से पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों ये समय है भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। 1942 में जब ये आंदोलन चला तो अंग्रेजों ने जो है जो इतने भी प्रमुख नेता थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी को देखते हुए बलदेव सहाय ने जो है अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए देखिए 2 ऑप्शन इसमें भारत छोड़ो आंदोलन है, तो आप याद रखिएगा, आप कोई भी ऑप्शन इसमें का आंसर समझिए, चाहे बी समझिए चाहे सी, लेकिन आप जो है घटना याद रखिए कि वो भारत छोड़ो आंदोलन की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों जो पाकिस्तान शब्द है ये सबसे पहले चौधरी रहमत अली नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द दिया था। लेकिन आपको कुछ पाकिस्तान के लिए जो है मांग और बना कर, तो वो 24 मार्च 1940 का था, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। ध्यान रखिएगा 1940 का डेट याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा कि यह बंधन का एक नया चार्टर था। किसका? बंधन का एक नया चार्टर, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनके साथ सरोजिनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और प्रथम भारतीय महिला जिसने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 के कानपुर अधिवेशन में की थी। तो इन्होंने ही नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है, 1930 1942 वाला नहीं, आपको पता होगा 1942 का अलग था। ये नमक सत्याग्रह यानी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिए। तो उस समय जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सरोजिनी नायडू ने आंदोलन का नेतृत्व आगे बढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट है कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया गया था। दोस्तों नवपाषाण काल में मनुष्य काफ़ी जो है जानकार हो गए थे, तो उन्होंने अस्थायी जीवन जीना इसी युग में शुरू किया था। 22 नंबर देखिएगा, कह रहा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह, जिसे गृहब्रज भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है हुड़ों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था। हुड़ों का पहला आक्रमण निम्नलिखित किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था। तो दोस्तों हुड़ों का जो आक्रमण था वो कुमारगुप्त फर्स्ट के समय हुआ था। 24 नंबर देखिए, कह रहा है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो यही गलत है, क्योंकि उस समय सती प्रथा होना दोस्तों आम बात थी। तथा अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के समय ही दोस्तों आपके वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी, तथा सियूकी लिखा था उन्होंने हर्षवर्धन के समय ही। तथा क्वेश्चन बनता है कि हर 5 वर्ष में प्रयागराज में कौन जो है
अपना वो कराता था, कहते कीर्तन, आप कह लीजिए कुछ भी जो है मतलब कि एक तरीके से प्रचार प्रसार, तो वो हर्षवर्धन था, जो हर 5 साल में दोस्तों कराता था। कहाँ पे? प्रयागराज में जो है कराता था। प्रचलित शहर प्रयागराज में एक तरीके से धार्मिक समारोह जो है ये आयोजन करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो ये थे दोस्तों सातवाहन। सातवाहन ने ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। तो ये जो कलिंग के राजा खारवेल थे वो आपके चेदी वंश से संबंधित थे। अगला है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? ये थे दोस्तों राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट का नाम आप याद रखिएगा, यही थे जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? इन दोनों में अंतर बता रहा है कि वो क्या था, आत्मा, अस्तित्व, अहिंसा या वेदों की संता, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आत्मा का अस्तित्व की बात करता है तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं था। अब बात करें अगर इसके बारे में तो आपको पता होगा कि ये जो जैन धर्म था इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, और ये जो बौद्ध धर्म की बात करता है तो इसके महात्मा बुद्ध जी के बारे में आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो आपसे ये ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म था वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता था, जबकि जैन धर्म है वो पुनर्जन्म को स्वीकार करता था। यही क्वेश्चन बनता है, अंतर आपसे अगर कूट में पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, यानी पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते थे कि अगले जन्म में, पिछला जन्म में, लेकिन जबकि जैन धर्म वाले मानते थे कि ऐसा होता है। चलिए 29 नंबर देखेंगे हम लोग। 29 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में जो है निर्देशित किया था? ये थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो ये 5वें गुरु थे, यही इसका सही आंसर है। आइए आप बात करें कि सिख वाले के जो पहले गुरु थे वो कौन थे? दोस्तों गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे तथा सिख धर्म के संस्थापक भी वही थे, गुरु नानक। चलिए दूसरे गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंगद देव, जो दूसरे गुरु थे वो अंगद देव थे, तथा अंगद देव द्वारा अगर कार्य किया जाए तो नानक जी ने दोस्तों लंगर व्यवस्था जो है वो शुरू की थी, जिसे अस्थाई जो है गुरु अंगद ने किया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है, ये है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना जो है रोम से की थी? तो विजयनगर की राजधानी आपको पता होगा क्या था, तो उसकी राजधानी तो रोम से किसने किया था? तो ये जो थे ये थे आपके डोमिंगो पायस। ये जो डोमिंगो पायस, ऑप्शन बी में ये, इन्होंने जो है विजयनगर की राजधानी को जो है क्या बताया था कि ये जो है रोम जैसे है। चलिए 31 नंबर देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? दोस्तों ये जो राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता वो है मिजोरम। मिजोरम के अलावा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये भूटान, चीन और म्यांमार, यानी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। याद रखिए भूटान, चीन और म्यांमार। अब बात करें सिक्किम की तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अगर आप ध्यान से सुनिए, चीन, नेपाल, भूटान, ये आप ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो ये भी 3 देश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी ये जो मिजोरम है यही 2 देश के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आप बांग्लादेश का नाम याद रखिएगा और म्यांमार का नाम याद रखिएगा। चलिए नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बात करें मुखौटा की दोस्तों, तो मुखौटा जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। मुखौटा जो है कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तथा साथ ही आप भागड़ा और गिद्धा पंजाब का याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तथा आपसे एक राउफ नाच पूछा जाता है, राउफ जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 33 है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। एक पूछता है कि लोक नायक, जब आपसे लोक नायक पूछा जाए बिहार के तो वो जेपी थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी थे। ये इसका आंसर नहीं है, सही आंसर है इसका अनुग्रह नारायण सिंह। जब भी बिहार विभूति की बात करें तो आप अनुग्रह नारायण सिंह का नाम याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता होगा, ये पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करते थे। तथा साथ ही ध्यान दीजिए कि ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए 34 नंबर देखिए, कह रहा चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो दोस्तों चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन में चौधरी चरण सिंह है, ध्यान दीजिए, किसान घाट इनके जो है संबंधित है। तथा महात्मा गांधी का आपको राजघाट याद होगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये UNEP के बारे में आपने सुना होगा, जिसका मुख्यालय नैरोबी के केन्या में है, यानी केन्या के नैरोबी शहर में दोस्तों ये है पर्यावरण का मुख्यालय।
अब उसका अगर उसकी आपसे स्थापना पूछे तो आप 5 जून 1972 याद रखिएगा, जब जो है इसकी स्थापना हुई थी, यानी नैरोबी की स्थापना हुई थी, यानी UNEP की नैरोबी में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए 36 देखिएगा, यह कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों ये जो कृष्ण क्रांति है आपकी, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम काला होता है, कृष्ण का अर्थ भी काला होता है। तथा तिलहन आपसे बात करें तो तिलहन आपको पता होगा, जो तेल होता है दोस्तों वो क्या होता है, हल्का हल्का पीला होता है। यानी आपसे तिलहन उत्पाद के बारे में अगर आपसे बात करें तो तिलहन उत्पाद पीली क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को बल मिला था। 38 नंबर देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, आपको बताना है कि क्या है। ये है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, इसका तात्पर्य यही है। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन कि डिसलेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, ये आपको याद होगा, सीटेट हर जगह पूछा गया है। चलिए 40 नंबर देखिए, कह रहा है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है, क्योंकि दोस्तों वो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। जब भी कोई चलचित्र वगैरह आपको दिखेगा तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का सार है। 41 नंबर देखिएगा, कह रहा वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? अगर बात करें इन चारों ऑप्शन में वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात, तो वो थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं अभी फिलहाल। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। चलिए आइए नेक्स्ट 42 देखिए, कह रहा है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी। दोस्तों आप याद रखिए, ग्लेशियर में हमेशा शिव जी का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कैलाश पर्वत पे शिव जी रहते थे, और जो सियाचिन का ग्लेशियर वो कैलाश पर्वत के जैसे ही है, और यहाँ बैठी हैं शिवा चौहान, यानी महिला अधिकारी जो हैं वो हैं यहाँ की शिवा चौहान। चलिए 43 नंबर देखिएगा, कह रहा 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इसके गीतकार कौन है? तो याद रखिएगा MM किरवानी और चंद्र बोस दोनों जी हैं। अब इसका आंसर क्या लगाना है ये बताइए। ये MM किरवानी भी हैं दोस्तों, चंद्र बोस भी हैं, तो इसके दोनों ऑप्शन लगभग सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 है कि निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश दोस्तों मालदीव है। ध्यान दीजिएगा कि मालदीव देश के साथ ऐसा समझौता हुआ। अगला है कि दिसंबर 2023 में, अभी जो कि आया भी नहीं है, कह रहा भारत की किस मेट्रो रेल कारपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? अब किया गया है दिसंबर 2023, यहाँ होना चाहिए दिसंबर 2022, क्योंकि अभी 23 तो आया भी नहीं है, तो ये सम्मानित किया गया है यानी किया जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर वो आपको हम बता दें, ये है दिल्ली मेट्रो। बाकी क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 46 कह रहा है कि संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? तो संचार प्रणाली में वाल्व दोस्तों रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए जो है वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? यह हार्मोन आपका है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे ADH के नाम से जाना जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो गुर्दे की पथरी का जो सामान्य कारण है वो है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। यही गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो बीजों के अंकुरण में आपकी जिबरेलिन, मतलब बीज आपने देखा होगा कि अंकुरित नहीं होते हैं, तो बीजों को अंकुरित करने के लिए ज़बरदस्ती जो समझिए आता है, ज़बरदस्ती उसमें से पंखुड़ियाँ ऐसे ऐसे बाहर निकलती हैं बीज में से। तो आप मतलब जबरी याद रखिए, जबरी वो बाहर आ जाती हैं। अगर उनको कपड़े से अच्छे से, चने को आप अगर कपड़े से अच्छे से ढाक देंगे तो उनमें से जो है बीज अंकुरण हो जाएंगे। तो अब जिब्रेलिन ऐसे याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर ये है कि EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक होता है ECG, ध्यान दीजिएगा, ECG से C पकड़िएगा, जिसे कार्डियो यानी हृदय से संबंधित होता है। जब बात करें EEG का तो वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखेंगे। 51 नंबर कह रहा है कि आँख किस रंग की आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? दोस्तों जो हमारी आँखें होती हैं वो ध्यान दीजिएगा कि पीला और हरा के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, एक पीला और एक हरा।
अगला है कि मलेरिया का इलाज क्या है। तो दोस्तों ये जो मलेरिया का इलाज एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये तीनों ऑप्शन में दोस्तों मलेरिया का इलाज आपको क्या लगता है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मलेरिया का इलाज है वो सिनकोना के वृक्ष आपको पता होगा क्योंकि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक परजीवी रोग है, माने मच्छरों के ये काटने से होता है। तो ये जो तीनों इसमें फंगल दवाएं लिखी गई हैं ये यूज नहीं होता। बल्कि अगर आपसे कहें कि यूज क्या कर सकते हैं, तो आपने एक कोरोना काल के दौरान बहुत सुना होगा, एक दवा का नाम है जिसे कि क्लोरोक्वीन कह लीजिए, और कुनैन से ही दोस्तों मलेरिया की दवा भी बनाई जाती है। तो यही को आप याद रखिएगा, कुनैन आप याद रखिएगा और एक क्लोरोक्वीन, ये सब दवाएं मलेरिया के दौरान दी जाती हैं। 53 नंबर देखिए, कह रहा पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का एक रासायनिक नाम है। तो पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 को बोला जाता है, विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इस संश्लेषण में जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए जो है वो केल्विन चक्र का यही प्राथमिक कार्य होता है। चलिए 55 नंबर देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। चाहे आपसे प्रकाश की चाल पूछे या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, ये दोनों दोस्तों यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब भी आपसे हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए आपसे कहेगा, तो आप ध्यान दीजिए पीएच स्केल में यही होता है। स्टार्टिंग में अम्लीयता जब देखी जाती है दोस्तों, बीच में जब 7 होता है तो उसको उदासीन बोलते हैं, तथा उसके बाद जो है क्षारीय गुणा जाता है। तो जब एच आयन की बात करेगा तो आप पीएच स्केल को याद रखिएगा। तथा हाइग्रोमीटर से दाब नापा जा, वायुमंडलीय दाब को नापते हैं और नमी जिसको बोलते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दोस्तों दाब नापते हैं। तथा ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक सेकेंड, कोई बात नहीं दोस्तों, बैक हो गया फिर से आ जाएगा। चलिए ये देखिए कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका हाँ 56 नंबर। ये 56 नंबर कह रहा है कि ये तो हो गया आपका पीएच स्केल, इसका सही आंसर है। हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर की जब हम बात करेंगे तो आर्द्रता नापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, तथा वायुमंडलीय दाब नापने के लिए जो है बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तथा थर्मामीटर आपको पता है बुखार वगैरह नापने के, हम लोग ताप, शरीर का ताप नापने के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। 57 कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में ये कथन सही है कि यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर है, बिल्कुल गलत है। पृथ्वी दोस्तों ऊंची खाल है तो हर जगह ये स्थिर नहीं, यानी ये तो गलत है। कह रहा है यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ ये घटता है, यानी ये भी गलत है। अगला, ये ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है, यही ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण है जो घट जाता है। तो पानी को गर्म करने पर उसका घनत्व जो है वो घट जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर देखिएगा, यह है कि धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो धातुओं की जो विद्युत चालकता पर जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो वो जो है घटता जाता है, इसका आंसर बी है, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के जो है बाद प्राप्त होता है। दोस्तों ये गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही ये बात कर रहा है। चलिए 61 देखिएगा, कह रहा जल तथा चाक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये दोस्तों आप निस्यंदन, निस्तारण और साधन, इन तीनों विधि का जो उपयोग किया जाता है जल तथा चाक के मिश्रण को अलग करने के लिए। चलिए 62 नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित होता है। जब भी दोस्तों हाइड्रोजन को आप जलाएंगे तो वह जल का रूप ले लेता है। अगला है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं हैं। तो बात करें प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, ये तीनों समस्थानिक है, आर्गन जो है हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है। अगला निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो बात करें जब सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व की, तो दोस्तों आप क्लोरीन का नाम आप याद रखिएगा। क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, कह रहा ग्रीकोनाइट, ग्रीकोकाइट किसका अयस्क है। तो जब ग्रीकोकाइट की बात करें, ये कैडमियम, आपने सुना कैडमियम का अयस्क जो है वो ग्रीकोकाइट होता है। अगला निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। तो दोस्तों चाहे कांच काटना हो उसमें या फिर कोई आपको रगड़, क्या कहते हैं उसको, रगड़ भी उससे काम किया जाता है, घिसने का काम, तो वो भी काला हीरा का ही काम, हीरा जो है कांच काटने और घिसाई करने के काम में लिया जाता है। तो अब काला हीरा याद रखिएगा, सफ़ेद बिल्कुल मत लगाइएगा।
67 नंबर देखिएगा, ये कह रहा सूची को आपको मिलाना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सूची वाले जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसमें क्या कीजिएगा कि एक ऑप्शन पकड़िएगा, एक या दो ऑप्शन। जैसे ही आपको एक ऑप्शन करेक्ट दो करिएगा उसी से कर लीजिएगा, बाकी समय आपको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि पदार्थ और उससे संबंधित तत्व किससे मिलकर बनता है। जब हम बात करें हीरे की, तो हीरे का जो है तो कार्बन का ही अपर रूप माना गया है हीरे को। तो ये पहला ऑप्शन देखिए किस में सही, बी में। ये देखिए पहला ऑप्शन मिल गया, यानी यही इसका सही आंसर है। माणिक्य की बात करें वो क्रोमियम से, तथा देखिए ये जो क्या कहते हैं संगमरमर की बात कर रहा है, संगमरमर जो है वो कैल्शियम से बनता है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट। और बात करें सीमेंट की, सीमेंट में एल्यूमिनेट यूज होता है, सीमेंट एल्यूमिनेट, मेंटनेट, मेंटनेट, मिनेट, मिनेट सीमेंट, ऐसे आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 68 नंबर देखिएगा, कह रहा किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो ये है था दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसको आप अनुच्छेद 14 से 18 में जानते होंगे, इसका यही लक्ष्य है, उन्मूलन किसका, भेदभाव का। 69 नंबर है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद जो है रिक्त घोषित कर सकता है। मतलब बिना बताए आप कितने दिनों तक जो है बाहर अगर रहेंगे तो आपका पद जो है वो रिक्त घोषित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन में 2 माह और 60 दिन, तो 2 माह वाला ऑप्शन मत लगेगा, क्योंकि हो सकता है 30 दिन और 31 दिन वाला माह हो तो 61 हो जाएगा। इसमें डेट जो है, दिन जो है निर्धारित है वो 60 दिन का दिन निर्धारित है, ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 51 है, आप ध्यान से इसको करिएगा। अनुच्छेद 51 में यही बात किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, तथा अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है, अनुच्छेद 40 ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 71 नंबर देखिए, कह रहा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने के हेतु अधिकृत कर सकती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। 72 ये है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की। आपको पता होगा ये बात कर रहा है सीएजी की। ये जो सीएजी का पद होता है वो अनुच्छेद 148 में होता है, लेकिन ये कह रहा है कि किसमें उनको कर्तव्य और शक्ति प्रदान की गई थी। ये अनुच्छेद 149 है, आप इसको बड़े ही ध्यान से करिएगा, अनुच्छेद 149। और जब सीएजी के पद की बात करेगा तो वो अनुच्छेद 148 है। चलिए 73 नंबर देखिएगा, 73 में कह रहा है कि संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है। जो संसद के व्यय का जो लेखा जोखा होता है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ही काम होता है, यानी आर्टिकल 148 वाले का। अब बात करें वित्त आयोग की तो ये अनुच्छेद 280 में। और बात करें नीति आयोग की, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कौन सी अनुसूची जो है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम संबंधित है। तो आपको पता होगा जब संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन एक सुधार हुआ जिसे हम लोग पहला संविधान संशोधन के तहत जानते हैं। यानी कह रहा है कि इस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों ये 9वीं अनुसूची है, मतलब पहला संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था, यानी 9वीं अनुसूची आप कह सकते हैं, जो ये इसी के तहत जो है जोड़ा गया। अगर बात करें कुछ अनुसूचियों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप अनुसूचियों में याद रखिएगा, पहली अनुसूची जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई, दूसरी अनुसूची जिसमें वेतन की बात कही गई, तथा तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ की बात की गई है, चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई, तथा 5वीं की बात करें तो आप जो है SC ST यानी अनुसूचित जाति के बारे में बात की, तथा 6 नंबर में आप याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के आरक्षण की बात की। जब बात करें 7 की तो आपको पता होगा कि शक्तियों का बंटवारा यानी समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपका संघ सूची के बारे में बात की गई, तथा अनुसूची 8 में आपको पता होगा कि भाषाओं के बारे में बात की गई। अब आ जाता है अनुसूची 9 में आपसे पता है कि भूमि सुधार संबंधी है, तथा अनुसूची जो 10 है वो आपका दल बदल कानून से संबंधित है। अब बात करें अनुसूची 11 की तो 11 में आपको पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत अनुसूची 11 जोड़ा गया। अब लास्ट अनुसूची जो 12 है वो 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को अनुसूची 12 में रखा गया था। ये सभी अनुसूचियां हैं जो आपको याद पहले से होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 75 है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार
संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उन्होंने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ऐसा कहा था। चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। जब ये कथन के बारे में बात करेगा तो ये है कि ये एक दूसरे के दोस्तों पूरक हैं, यही ऑप्शन इसका सही है। अगला है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। दोस्तों ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसकी सिफारिश की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति। तथा इन्हीं की सिफारिश पर ही याद रखिएगा राजस्थान का नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर 1959 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था पहली त्रिस्तरीय पंचायती। चलिए 78 नंबर देखिएगा। कह रहा 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे कह रहा है। तो ये डी ऑप्शन है कि गढ़पूर्ति को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इसको समाप्त नहीं बल्कि इसको शुरू किया गया था, गढ़पूर्ति कोरम जिसको बोलते हैं। बाकी ये तीनों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान दीजिए ये तीनों कार्य किए गए थे। चलिए 79 नंबर देखिएगा। 79 नंबर है कि परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करते हैं। जो परंपरा है उसके अनुसार जो है वो राज्य के मुख्यमंत्रियों से परामर्श करेंगे। जब भी राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो मुख्यमंत्री से जो है परामर्श करेंगे। अगला है भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। देखिए म से मैग्ना कार्टा और म से मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की बात करें तो वो भाग किस में है, भाग 3 में है। आइए कुछ भाग इंपॉर्टेंट भाग है जिसके बारे में आप सुन लीजिएगा। पहले में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई, चाहे पहला भाग हो चाहे पहले ही अनुसूची। अब बात करें भाग 2 में तो दोस्तों आपको याद होगा कि नाग को देखते ही हम 2 पैरों से भाग जाते हैं, यानी नागरिकता की बात धूमि की गई। तथा 3 की बात करेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया। अब बात बताइए आप भाग 4, भाग 5, भाग 6, 7, 8। तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है आपको पता होगा, पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कौन से भाग में, तो वो भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए तथा भाग 9 को भी याद रखिएगा। पूछता है भाग 9 में क्या है, तो हम लोग ट्रिक बनाए कि चल भाग पंचायत ना, यानी दोस्तों भाग 9 में क्या है आपका पंचायत को रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 81 देखिएगा। 81 नंबर की राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। दोस्तों ये सभी विधि का उपयोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किया जाता है। 82 नंबर देखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग वो कौन सा है। तो ये चीनी उद्योग के बारे में ये सही आंसर है कि यही भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगला है कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है। ये 17वें क्रम का जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। कह रहा केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने की आय सीमा क्या है। दोस्तों 7 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अगला है कि पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये जो पृथ्वी की घटना एल्बिडो है इसको आप याद रखिएगा कि सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाना ही पृथ्वी के एल्बिडो की घटना कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86 का कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए अगर बात करें पहले नंबर पर वो आपको पता होगा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तथा ध्यान रहे इसके बाद आपका इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत 0.03 है, लेकिन ये जो आर्गन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें इस चारों ऑप्शन में दोस्तों आर्गन सही आंसर है। 87 नंबर देखिए अगर निम्नलिखित से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो एल नीनो की बात करिए गर्म जलधारा है, अलास्का कैलिफोर्निया धारा तथा सुषमा धारा। जब आप धाराओं में बात की जाए, जब ये आपसे एल नीनो धारा कहते हैं, एल नीनो याद रखिए कि गर्म धारा है, ला लीनो दोस्तों ठंडी जलधारा होती है। लेकिन इन ऑप्शन में देखिए, इन ऑप्शन के अनुसार से आप बताइएगा कैलिफोर्निया जो धारा है, ये जो कैलिफोर्निया धारा है ये आपकी कौन सी धारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला है कि कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे। तो कोयला भंडारण में चीन पहले स्थान पे है, ये आप याद रखिए। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब भी आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप याद रखिएगा ये है आपका अनाईमुड़ी, जो कि केरल में पड़ता है। तथा एक ही ऑप्शन देखिए आपको गुरु शिखर और दोदा बेटा, ये 2 इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं जो पूछी जाती है आपसे। अगर पूछेगी आपसे कि दोदा बेटा के बारे में अगर आपसे पूछता है
तो आप बताइएगा दोदा बेटा का नाम आपने कभी सुना है? दोदा बेटा के बारे में बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। तथा अनाईमुड़ी के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। तथा अगर बात करें दक्षिण भारत की अगर पूछे तो भी यही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुरु शिखर आपको पता होगा ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, ये याद रखिए। गुरु शिखर ये जो चोटी है राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर देखिएगा। एक निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो ये दोस्तों वान झील इसमें पहले नंबर पर, जिसमें सबसे अधिक लवणता, तथा मृत सागर को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। अगला कि ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ये दोस्तों याद रखिएगा, इसकी प्रवाह की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यही ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा है। चलिए 92 नंबर देखिए। कह रहा नर्मदा घाटी कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? जब भी नर्मदा घाटी की बात करेगा ये कई बार पूछा गया, ये सतपुड़ा और विंध्याचल को आप याद रखिएगा। सतपुड़ा और विंध्याचल ऑप्शन ए, इसी के बीच में ये नर्मदा घाटी जो है पड़ती है। तथा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको नर्मदा बात करें, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये तीनों लड़कियों के नाम पे है। लड़कियों का ये नाम रखा जाता है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। ये जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। 93 नंबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची जाती है? भारत और अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं पूछ रहा। अगर आपसे पाकिस्तान पूछेगा तो आपको होता है रेड क्लिफ। भारत और चीन पूछेगा तो आपको पता होगा कौन सा? मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन माने चीन के साथ और रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ। और ये भारत और अफगानिस्तान के पूछेगा तो आप डूरंड रेखा याद रखिएगा। ये जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? दोस्तों ये तीनों देशों में सवाना घास का पाया जाता है, क्योंकि वो अफ्रीका महाद्वीप पाया जाता है और ये तीनों देश दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। 95 नंबर देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो आपको बताना है कौन नहीं करता। तो इसमें से ये जितने भी हैं, यानी अल्फाफा का है, ड्राई बीन्स का या मटर, ये सभी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते हैं। ये तीनों इसका सही आंसर है, माने इसमें से कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा। जो करता है वो इसमें नहीं है। ये दलहन के फसल हैं तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। और बात करें इन सभी की, जो वायुमंडल नाइट्रोजन स्थितिकरण द्वारा जो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, दलहन की जितने भी फसल हैं, चाहे मटर हो, ड्राई बीन्स हो, चाहे अल्फाफा, ये तीनों दोस्तों स्थिरीकरण नाइट्रोजन का बहुत अधिक करती हैं। इसमें से कहा कि कौन नहीं करता है? तो तीनों करती हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है पर्यावरण किससे बनता है? तो जब भी पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जीवी घटक, भू आकृतिक घटक, अजैव घटक सभी से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए 97 नंबर देखिएगा। कराधारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ये प्राकृतिक संसाधन का विषय है। चलिए 97 है कि 98 नंबर है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता, प्रदूषण, ये तीनों आवश्यक है, यानी इसका आंसर उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए सभी आवश्यक है। 99 नंबर देखिएगा। करा सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है आपका जल चक्र। इसके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, न कार्बन, जल चक्र ही सबसे महत्वपूर्ण है सौर विकिरण की भूमिका में। चलिए 100 और जीएस का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, चाहे शुष्क हवा पूछे चाहे वायुमंडल होती है, वो उसी की बात कर रहा है, यानी 78%। 21% आपसे बताया ऑक्सीजन होती है। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं कि आर्गन होती है। आर्गन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, बाकी में अन्य गैसें होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया होगा। अब चलिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होंगे उसको देख लीजिए, उसका आंसर बता दे रहे आप खुद से कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे तो उसमें हम आपको थोड़े से हिंट दे देंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व कराने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो समय का बचत करना है। बाकी हम तरीका खोज रहे हैं कैसे आप लोगों को एक पैटर्न में, एक क्रम में हम आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का सोल्यूशन की सीरीज एक चलाएंगे। अभी बहुत समय है तो आप लोग देखते रहिएगा। आइए हम इसका आंसर बता देते ताकि आप अपने से सॉल्व करिएगा। तथा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैथ और उसका सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ अपलोड कर लेंगे ताकि आप आंसर और सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग ये 20 क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं ताकि आप खुद से सॉल्व करके आंसर एक बार मैच कर जाइए। चलिए 101 नंबर देखिएगा। कह रहा 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 25 वर्ष। आपको सॉल्व कैसे करना है? कह रहा 15 वर्ष पहले यानी एक्स मान लीजिएगा। अगर आप वर्तमान आयु एक्स मान लेंगे तो 15 वर्ष पहले कह रहा है, यानी एक्स में से आपको 15 घटाना पड़ेगा, एक्स -15 करना पड़ेगा।
जब ऐसे कर लेंगे फिर इसका 4 गुना करके आप x में 15 जोड़ देंगे वर्तमान आयु लाने के लिए, यानी इसका सही क्रम ये हो जाएगा आपका 4 में जब आप x माइनस 15 करेंगे, क्योंकि 15 साल पहले 4 गुना कह रहा है और 15 साल बाद वर्तमान आयु हो जाएगा। 15 साल वर्तमान आयु लाने के लिए इतना जोड़ा, जब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए 102 नंबर देखिए, ये अर्धगोला और शंकु, ये क्या कहते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 103 देखिए, एलसीएम का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 390, आप सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। 104 नंबर देखिए, कह रहा है 3 भागीदार ने इतने के अनुपात में बांटा, इतने 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 महीने के लिए साझेदारी की, तो निवेश का अनुपात। आपको पता होगा कि इसमें जो लाभ होता है वो आपका समय और रुपए के जो है अनुपात के बराबर होता है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसका जो सही आंसर आएगा 20, 49 और 64 आएगा। आप 14x 8y 7z बराबर इतना रखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे, आप इसमें 14x अनुपाते 8y कर लीजिएगा अनुपाते 7z, क्योंकि यही इन तीनों को अगर आप XYZ मान लेंगे तो इतने इतने महीनों के लिए इन लोगों ने लगाया है। और इनका लाभ कैसे हुआ था, लाभ हुआ था 5:7:8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जिसका लाभ पूछेगा आप उसका अलग अलग करके निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर आपको डी नंबर है, मैंने बताया। चलिए 105 नंबर देखिए, करा 10:40 है तो घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण। जब भी आपको ऐसे कोण पूछेगा तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में आधा डिग्री तथा मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने मिनट चलती है, आप बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आपको शायद याद हो, आवर इंटू 30। देखिए ध्यान से देखिएगा, आवर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 और अप्रॉक्स लगा के 6m कर लीजिएगा। यानी जिससे ये फार्मूला पर आप लगा देंगे तो किसी भी एंगल के बीच में आप जो है उसको निकाल सकते हैं। आवर यानी जितना घंटा, जैसे इसमें 10 बजे के 40 मिनट है तो आवर की जगह आप 10 रखिएगा, 30 से मल्टीप्लाई करिएगा, मिनट की जगह 40 रख के 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और मिनट में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आएगा इसका आंसर, आप जब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 80 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 106 नंबर किस्त वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आएगा आपका 26,620, 26,620। चलिए 107 नंबर देखिए, पूंजी वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका 15,000, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 108 नंबर देखिएगा जल्दी से, ये ब्याज वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका होगा 12,500। चलिए ये 500 मीटर लंबी ट्रेन इतने गति चल रही है, इतने मीटर पुल के। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या तो आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा या किलोमीटर पर घंटा, एक ही यूनिट रखेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा। इसका 43.33 सेकेंड आंसर है। चलिए 110 नंबर देखिएगा, ये सैनिकों वाला क्वेश्चन है। आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो बहुत ही आसान होता है, जैसे बोलता है वैसे आप कर दीजिएगा। 80 इसका सही आंसर। अगला है कि ऊन भेड़ से प्राप्त होती है तो रेशम किससे प्राप्त होती है, रेशम वो रेशम के कीड़े से होती है। चलिए 112 नंबर देखिएगा, क्रैक संख्या का आधा दूसरी संख्या का 65% के बराबर है तो पहली दूसरी संख्या का अनुमान। मतलब एक संख्या का आधा, जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ये आपका 13:10 आंसर होगा। करेंगे कैसे, तो एक संख्या का आधा यानी यक्स मान लीजिए तो उसका आधा कर लीजिए। कह रहा है कि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। अगर आप दूसरी संख्या को y मान लीजिए तो उसका 65% यानी 65/100 कर लीजिए। यहाँ से x और y का अनुपात आपका आ जाएगा। आपका सही आंसर इसका आएगा 13:10, ऑप्शन डी। चलिए पासा वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। कह रहा है पासे के टुकड़े को झुका दिए, पासा इतना इतना का मोड़ कर प्राप्त किया जा सकता है। ये कह रहा है 113 नंबर है। इसका आप देखिएगा, कह रहा है इसको मोड़ कर क्या बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 1 डाइस कॉमन है ना, 1 डाइस कॉमन का ये मतलब हुआ कि ये आपको ये साइन दिख रहा है यस वाला डॉलर जैसे, इसमें ये डॉलर कॉमन है। तो अगर जब आप राइट चलेंगे यानी क्लॉक वाइज जब आप चलेंगे तो इसके बाद आपका ये जो प्रतिशत का साइन है वो एट द रेट के इसके इक्वल हो जाएगा, और हैच का साइन है वो आपका एंड के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चा इसके अपोजिट आप देख लीजिएगा, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ये पड़ोस में नहीं होने चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। इसका जो सही आंसर है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ये प्रतिशत जो है इसके अपोजिट में है, तथा ये जो एंड वाला है हैच के अपोजिट में है। बाकी जी रहे या कुछ भी रहे वो इसके अपोजिट ही आना था। चलिए 114 नंबर है कि केंद्र की ओर, इसमें एक आप बन जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसा कह रहा है आपको वैसा कर, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक के बारे में बात कर रहा है तो आप 2 बना के सॉल्व करिए, तभी आपको कम समय में बिना कन्फ्यूजन के सही आंसर मिलेगा। इसका आंसर आएगा नीरव। अगला है कि ए बी सी का पिता है, बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, तो सी का ए से क्या संबंध है। देखिए मैंने आपसे कहा था जब भी मेल की बात करें तो मेल को आप ट्रायंगल से बनाइए, फीमेल को इससे, भाई बहन को सिंगल से, तथा अगर हस्बैंड वाइफ हो तो उसको डबल बॉन्ड से। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन हम आज करके ही दिखा देते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे। कह रहा है ए
बी और सी का पिता है, यानी बी और सी में क्या संबंध है हमको नहीं पता, लेकिन ये इनका संबंध कुछ है। लेकिन ए के बारे में कह रहा है कि ये ए इनके क्या है, पिता है, तथा ये जब पिता है तो आपको जेंडर क्लियर हो गया। कह रहा है बी ए का बेटा है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। तो बी ए का बेटा वो तो पहले से पता चल गया, यानी ये भी मेल है। लेकिन सी क्या है इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी कह रहा है कि सी ए का बेटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, बेटी होगी। अब है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो सी का ए के साथ क्या संबंध आएगा आप बताइए। जब बेटा नहीं हो तो क्या होगी, आप खुद ही सोच के बताइए, पुत्री ही होगी, यानी बेटी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी आपसे कहें मेल ऐसे बनाइएगा, फीमेल ऐसे बनाइएगा, और सिंगल बॉन्ड भाई बहन के लिए लगाइएगा, डबल बॉन्ड लगाइएगा आप मैरिज के लिए। तथा जब भी आपको पीढ़ी चेंज करना हो तो पहली पीढ़ी ऊपर रखिएगा, दूसरी पीढ़ी ऐसे करके, कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। 116 नंबर देखिए, कह रहा है डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। तो आप ध्यान से अगर काउंट करेंगे तो आप बताइए आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, तथा एक त्रिभुज बड़ा वाला, 3 त्रिभुज ये हो गए, तथा ये 4, ये 5 और एक ये बड़ा वाला यानी 6, एक 7, एक 8 और एक ये बड़ा वाला, यानी 9 त्रिभुज तो ऐसे मिल गए। उसके बाद एक त्रिभुज आप ऐसे देखिए 10 और एक त्रिभुज ऐसे देखिए 11, तथा एक त्रिभुज आप बड़ा वाला इधर से देखिए 12 और एक त्रिभुज ऐसे देखिए 13। जब ऐसे आप टोटल काउंट करेंगे तो जो त्रिभुजों की सही संख्या आएगी वो आएगी 16। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका 16 सही आंसर है। अब आपको खुद से काउंट करना है कैसे है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एप्पल को 50 कहा जा रहा है तो ऑरेंज को क्या कहा जाएगा। अगर आपको कोडिंग याद हो तो ए की कोडिंग 1 होती, पी की 16, पी की 16, एल का 12, ई का 5। जब सभी की कोडिंग आप जोड़ेंगे तो 50 यानी एडिशन है, इजी सा एडिशन। इसी तरह ओ का आपको पता होगा कि ओ का कोडिंग 15 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है। जब आप इन सभी को ऐड कर लेंगे तो आपका सही आंसर आएगा वो 60 आएगा। और देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको कोडिंग नया याद हो रही हो तो कोडिंग का 5 मिनट का एक वीडियो हम आपको देंगे, आपको सारा कोडिंग याद हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर याद करिएगा कि आपको कोडिंग और इस टाइप के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक जो वीडियो बना के देंगे 10 से 15 मिनट का होगा, उसमें आपको जीवन में फिर कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है। तथा 5 मिनट के अंदर आपको सीधी कोडिंग, उल्टी कोडिंग, सारी कोडिंग याद करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। ये आपको वही क्वेश्चन बताएं, घड़ी की सुइयाँ एक साथ होने के लिए, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर आएगा आपका ये जो विधि बताया तो उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको ये लिखा है कौन सा अक्षर है जो ए से नहीं बना सकता, आपको बताना है। तो देखिए एलर्ट, एलर्ट में आप देखिएगा एल तो है, ई तो है, ए भी है, ए इसमें भी है, लेकिन टी की बात करें टी भी है। तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप बताइए क्यों नहीं बनाया जा सकता। आपको जो ये शब्द लिखा है इसमें आर कहीं नहीं मिलेगा और इसमें है आर, इस वजह से ये नहीं बनाया जा सकता। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 120 का, कह रहा है ये कैसे होगा। तो आप ध्यान रखिए कि इसको कर 24 कैसे आएगा। तो कह रहा है 9:3:8 है, यानी जब आप 9 में दोस्तों 8 × 3 कर देंगे तो यानी ये कैसे हुआ है आप बताइए। 9 त्रिक 27 होता है, 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको आपको बताना ये होगा कैसे। और 10 × 2 + 7 = 35, ये भी कैसे हुआ है आप बताइए। बहुत ही ऊटपटांग सा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें लग रहा है डिवीजन वगैरह कुछ किए हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कैसे होगा। अगर आप ऐसे देखिए, हाँ ये समझ में आ रही है, ये आप ये जो है कह रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, इसमें साइन नहीं दिया है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आप अगर 9 में किससे डिवाइड कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 9 में जो है 3 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, और 3 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 को 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35। 80 की बात करें 40 दूना 80 यानी 2 आएगा, 2 का 3 6। तो जब 12 को 4 से करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 3 में जब क्या कहते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो दोस्तों ये आज के सारे प्रैक्टिस सेट सवाल जो है समाप्त होते हैं। तथा ध्यान दीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट को हम जिस तरीके से सॉल्व किया आगे पीछे करके, वैसे ही आपको जो है हम लोग रुक्मणी का भी सॉल्व करेंगे जिसमें से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और ध्यान रहे समय का आप दोस्तों सही उपयोग करिएगा, ज़्यादा लुकुर इधर उधर मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि समय कितना उपयोगी चल रहा है। लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं, अगर आप समय अपना बेस्ट करेंगे फालतू की वीडियो देखने में तो वो नुकसान आपका होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप अपने गलतियों से सीखिए। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं और आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।